हेलो कैडेट्स, आज हम अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप जो चैप्टर है उसका पहला टॉपिक हम कर रहे थे लाइफ स्किल्स, उसको हम आगे लेके जाएंगे। पिछले पीरियड में या पिछले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में मैंने तुम्हें स्किल का मीनिंग समझाया था, लाइफ स्किल का मीनिंग समझाया था, डेफिनेशन लिखवाई थी, और जो 10 लाइफ स्किल्स हैं हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और लर्निंग से, कहीं से पढ़ के टॉपिक सीखना चाहिए, एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, वो मैंने बताई थी 10 लाइफ स्किल्स। एक तो इनके नाम याद होने चाहिए। एनसीसी के पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लाइफ स्किल्स लिखो, 5 लाइफ स्किल्स लिखो, या सारी की सारी 10 की 10 लाइफ स्किल्स लिखने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये 50 मार्क्स का चैप्टर है। ये जो हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, सबसे बड़ा हमारा सब्जेक्ट है और ये 50 मार्क्स का पेपर में आता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पेपर में आता है और सबसे ज़्यादा शुरुआत का जो लाइफ स्किल का पार्ट है उसमें से पेपर आता है। तो ये 10 तो हम देख ही रहे हैं, मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए पढ़ देता हूँ। मैंने लिखी हुई हैं: सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोपिंग विद इमोशंस, कोपिंग विद स्ट्रेस। तो एक तो ये जानना, और अब मैं एनसीसी के एग्ज़ाम के हिसाब से अगर बात करूं तो एक स्टोरी है बहेलिये और कबूतरों की, पिजन्स और जो उनको शिकार करता है हंटर, उनकी, वो पेपर में भी आती है। और हम उस स्टोरी की मदद से समझ भी सकते हैं कि लाइफ स्किल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। कई बार हम लाइफ स्किल्स अलग से पढ़ रहे हैं, कुछ अलग नई चीज़ समझ लेते हैं, बड़ी टेक्निकल चीज़ समझ लेते हैं इसको, कि हम शायद एक्वायर ना कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो स्टोरी क्या है? स्टोरी ऑफ हंटर एंड पिजन्स। ये स्टोरी बहुत ही कॉमन स्टोरी है, सबको पता है, लेकिन ये स्टोरी लिखने के लिए पेपर में भी आती है और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इस स्टोरी में कौन कौन सी लाइफ स्किल्स इस्तेमाल की गई हैं। तो लाइफ स्किल कैसे इस्तेमाल हुई और ये स्टोरी क्या है, उसके लिए पहले स्टोरी जानना ज़रूरी है। तो स्टोरी इस तरह से है कि किसी एक घास के मैदान में कुछ एक झुंड था कबूतरों का, जो कि बार बार दाना चुगने आता था। जब हंटर ने, बहेलिये ने, ये देखा कि एक झुंड कबूतरों का यहाँ बहुत बार आता है, तो उसने क्या किया, वहाँ पर चुपके से, जब कबूतर गए हुए थे, उसने जाल बिछा दिया। कबूतर अपने टाइम के हिसाब से दाना चुगने आए और उसमें फंस गए, उनके पैर फंस गए और अब उनको टेंशन हुई कि ये क्या हो गया। तो वो सारे के सारे उड़ने की कोशिश करने लगे अलग अलग डायरेक्शंस में, नहीं कर पाए। सभी के सभी टेंशन में आ गए और जो बुज़ुर्ग उनका लीडर था, बड़ी एज का, उसने ये बात कही कि भाई अब तो हम फंस गए हैं, अब क्या किया जाए, अब तो हंटर आएगा, बहेलिया आएगा, हमको पकड़ लेगा। तो जो एक यंग कबूतर था, छोटी एज का, वो थोड़ा सोच रहा था इस बारे में। उसने सजेस्ट किया अपने लीडर को कि अगर हम सारे के सारे कबूतर एक ही डायरेक्शन में जाल को उड़ाने के लिए ज़ोर लगाएं तो इस जाल को हम उड़ा के ले जा सकते हैं। तो पहले तो हर एक कबूतर ने और लीडर ने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इतने भारी जाल को हम उड़ा के कैसे लेके जाएंगे, अब तो हम फंस ही गए, बहेलिया तो पकड़ ही लेगा। इसलिए वो डिस्कार्ड कर दिया उसका विचार और सब अपने अपने तरीके से कोशिश करते रहे बचने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दूर से आता हुआ हंटर दिखाई दे गया सबको। तो जो यंग कबूतर था उसने फिर कहा कि देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरी बात मानो, एक बार कोशिश तो करो, क्या पता हम कामयाब हो जाएं, अभी तक तो वैसे ही नहीं कामयाब हुए, फंसना तो है ही, तो क्यों ना एक बार कोशिश ही कर ली जाए। तो जब लीडर ने भी देखा कि हंटर पास आता जा रहा है और इमरजेंसी में और कोई रास्ता सूझा नहीं, तो उसने फिर डिसीज़न लिया कि ठीक है, हम एक बार सारे के सारे एक ही तरफ कोशिश करते हैं जाल को उड़ाने की। और जब उन्होंने इकट्ठे ज़ोर लगाया तो वो वाकई जाल लिफ्ट हो गया और वो हंटर की पहुंच से दूर निकल गए
और जाकर बच गए। ये बहुत कॉमन स्टोरी है। अब इस स्टोरी में कौन कौन सी लाइफ स्किल्स यूज़ हुई? वैसे तो हमें ये समझाया जाता है इस स्टोरी में कि एकता में बल है, लेकिन सबसे पहली लाइफ स्किल यूज़ हुई कैडेट्स, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस ये कि सभी कबूतरों को, जो छोटा कबूतर था और जो लीडर था और बाकी भी, उन सबको ये पता लग गया प्रॉब्लम का कि हम किस सिचुएशन में हैं, किस प्रॉब्लम में हैं और हमारी क्या एबिलिटी है और क्या एबिलिटी नहीं है, उन्हें समझ में आ गया था। सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद जो छोटे कबूतर की कौन सी लाइफ स्किल काम आई? एक तो क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि सारे के सारे कबूतर उड़ने की कोशिश तो कर ही रहे थे जाल से छूटने की, और अब भी उन्होंने उड़ना ही था, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में उड़ें, ये क्रिएटिव थिंकिंग थी। और इसी क्रिएटिव थिंकिंग की मदद से उसके पास जो लाइफ स्किल थी वो थी प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी उसने यूज़ की। उसने प्रॉब्लम को समझा और अपनी क्रिएटिव थिंकिंग की हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद जब पहली बार में कबूतर और लीडर उसकी बात नहीं मान रहे थे, तो भी उसने अपनी बात मनवा ली। तो उसने कौन सी लाइफ स्किल यूज़ की? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसने कहने का ऐसा तरीका पकड़ा और ऐसा टाइम पकड़ा कि उसकी बात मानी गई। वो गुस्सा भी कर सकता था और वो इस तरह भी बोल सकता था कि कोई उसकी बात मानता ही ना, लेकिन उसे पता था कि अब मेरी बात मानी जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसको कॉन्फिडेंस था। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसने इस्तेमाल की। लीडर से उसने जब दोबारा कहा तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा था, जिससे कि उसकी बात मानी गई। और एट द एंड लीडर की डिसीजन मेकिंग काम आई, क्योंकि अगर लीडर ही अलाउ ना करता, डिसीज़न ना लेता, तो कुछ भी नहीं हो सकता था। लीडर ने ठीक टाइम पे सोच समझ के डिसीज़न लिया, डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी उसने दिखाई। तो देखो कितनी एबिलिटीज़ हो गई, 1 2 3 4 5। एक छोटे से स्टोरी से हम ये 5 लाइफ स्किल्स समझ सकते हैं, और ये हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। बस इनको डेवलप करने में हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हमें लाइफ स्किल्स याद रहेंगी तो हम उनको और ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। और इसमें एक और भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जब एक और लाइफ स्किल इस्तेमाल हुई है, 6th, कोपिंग विद इमोशंस। क्योंकि जब उन्होंने सामने हंटर को देख लिया और वो फंसे हुए थे, तो उनका इमोशन जो डर का आया कि अब हम फंस जाएंगे, हंटर आके हमको पकड़ लेगा, उस इमोशन पे काबू पाया उन्होंने और ज़ोर लगाया। अगर वो इमोशन पे काबू ना पा पाते तो वो जाल में फंसे ही रह जाते, उड़ने की कोशिश ही ना करते। तो देखो 10 में से 6 जो हमारी लाइफ स्किल्स हैं वो तो एक स्टोरी में ही यूज़ हो गई। इतनी छोटी सी स्टोरी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन हम अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम में, हर डिसीज़न जो हमारा ऐसा होता है कि हम इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं, ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, हर बार हम इन लाइफ स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली करते हैं। लेकिन हम अगर इनके ऊपर ध्यान देंगे, इन पे स्टडी करेंगे, इनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम ज़रूर अच्छा काम कर पाएंगे। तो इससे अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। मैं ज़रा पहले इसको मिटा लूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स शेपिंग और इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी। हम ये बात क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि देखो अभी हमने लाइफ स्किल्स की बात की। अलग अलग पर्सन्स अलग अलग टाइप की लाइफ स्किल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो डिपेंड किस बात पे करता है? वो डिपेंड करता है इस बात पे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। हमारी पर्सनैलिटी कैसी होती है
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बन पाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। मैं सारा कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, इसलिए जो जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ कम से कम इतना तो तुम्हें लिख ही लेना चाहिए। जैसे कि स्टोरी थी पिजन और हंटर की, वो स्टोरी लिखने में आ जाती है कि पिजन और हंटर की स्टोरी लिखो। ये आ जाता है कि कौन कौन सी लाइफ स्किल इसमें यूज़ हुई हैं वो लिखो। तो इसलिए वो चीज़ें लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो स्टूडेंट्स, और हिंदी में भी नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। तो दो टाइप के फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स। एक तो हैं फैक्टर्स में दो हिस्से हैं हमारे, एक है फिजिकल, एक है साइकोलॉजिकल, या हम कह देते हैं फिजिकल एंड सोशल। इनको अलग एक कैटेगरी बना रखी है हमने, और साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल अलग। क्योंकि फ़िलॉसफी हमारी लाइफ की जो है, जैसे मेरे लाइफ की क्या फ़िलॉसफी है कि मैं एक एनसीसी की पढ़ाई कराऊंगा बच्चों को, मैथ का टीचर हूँ तो मैथ पढ़ाऊंगा, ये मेरे लाइफ की फ़िलॉसफी है। हर एक इंसान की अलग फ़िलॉसफी होती है लाइफ की, तो वो साइकोलॉजी से डायरेक्ट लिंक होती है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता होता है, राइट डाउन द फैक्टर्स, द फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी, या कई बार क्वेश्चन आ जाता होता है, राइट डाउन द साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल फैक्टर्स शेपिंग और इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहले हम फिजिकल की बात कर लें। पहला फैक्टर है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी फैक्टर फिजिकल फैक्टर है। कैसे? हम आमतौर पे कहते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स में या नियर रिलेशंस में किसी को डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो हमें भी हो सकती है, ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर आमतौर पे कह देते हैं। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी शक्ल, हमारे जनरल बिहेवियर, ये हमारे फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो कि हेरिडिटरी पे डिपेंड करते हैं, जो पेरेंट्स पे होते हैं। हमारी शक्ल पेरेंट्स पे होती है, हमारी आदतें पेरेंट्स पे होती हैं, इवन के जैसे मैंने बताया कि कई बार बीमारियां भी हमारी पेरेंट्स से हमको मिल जाती हैं। तो ये हेरिडिटरी फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओरिजिनली सब कुछ जो डिपेंड करता है, मैक्सिमम चीज़ें हेरिडिटरी पे, हमारी जीन्स पे डिपेंड करती हैं जब हम शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ की, बहुत छोटे होते हैं। तो हेरिडिटरी फैक्टर है सबसे पहला फैक्टर। उसके बाद अगला फैक्टर है सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, तो हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हुए और हमने उससे क्या सीखा, इस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं धीरे धीरे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे पेरेंट्स कोई बात कर रहे हैं, कुछ घर में कोई घटना हुई, उससे हम क्या सीखते हैं, हमारी क्या सोच डेवलप हुई, हमने बाहर क्या देखा, स्कूल गए तो स्कूल में क्या देख रहे हैं हम, उससे धीरे धीरे हम डेवलप होते हैं एज ह्यूमन बीइंग। तो ये हमारी सेल्फ डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट टीचिंग से नहीं होता ये। हर इंसान के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे कि मान लो एक दो दोस्त हैं, एक पढ़ने में बहुत अच्छा है और एक पढ़ने में बहुत बुरा है। दोनों के नंबर जो हैं वो 100 में से 70 आ गए। तो जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, वो बेचारा परेशान होगा कि मेरे नंबर कम हैं, जबकि जो बहुत कमज़ोर है वो बहुत खुश होगा कि मेरे नंबर ज़्यादा आ गए। नंबर बराबर हैं, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट इस टाइप की है कि एक खुश हो रहा है और एक परेशान हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई में ख़राबी होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इफ़ेक्ट बता रहा हूँ पर्सनैलिटी का, हमारे रिएक्शन का, जो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट की वजह से आता है। सबके अलग अलग होते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट दूसरा है। अब तीसरा फैक्टर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स हम किस टाइप के एनवायरनमेंट्स में रह रहे हैं, जी रहे हैं। जैसे हम अगर
किसी ऐसी जगह जी रहे हैं जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है और खेलने के लिए मैदान उपलब्ध हैं, हमें किसी का डर नहीं है कि कोई ओपन एरिया है जहाँ पे कि गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं, ऐसा नहीं है, तो हम खेलने में ज़्यादा अपना रुचि दिखाएंगे, शाम को जाके खेलेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी उस टाइप की बनेगी। जहाँ पे मान लो कि कोई घनी आबादी वाली जगह पे रह रहा है जहाँ पे कि बाइक्स चलती हैं तेज़, कार्स चलती हैं, रोड है, मैदान आसपास नहीं है, तो उन बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती। जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो वो खेल में उतने अच्छे डेवलप नहीं हो पाते। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। एनवायरनमेंट क्लाइमेटिक तरीके से भी असर डालता है कि जो इंसान ठंड वाली जगह पे ज़्यादा रहता है वो ऐसे कपड़े ज़्यादा पसंद करेगा जो गर्म हो, और उसका पहरावा, उसकी बातचीत, उसका खान पान, सब कुछ उसकी आदतें ऐसी हो जाएंगी जो कि उसके एनवायरनमेंट को सूट करें। तो हर एक के साथ ऐसा होता है। तो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, इसके बाद अगला फैक्टर एजुकेशन। जैसी एजुकेशन हम कंसीव करेंगे, समझेंगे, वैसी पर्सनैलिटी हमारी बनेगी। जैसे कोई अगर आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ करता है तो उसका जो बेंट ऑफ माइंड है, उसकी पर्सनैलिटी उस टाइप की होगी। थोड़ा सा वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बेटर समझने वाला होगा। कोई अगर साइंटिस्ट है तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शायद उतने ना कर पाए, लेकिन साइंस का उसको ज्ञान ज़्यादा है, वो उस टाइप की पर्सनैलिटी के साथ होगा। जैसे कि आम तौर पे मैं बता देता हूँ तुमको कि अगर तुम साइंटिस्ट की लाइफ के बारे में पढ़ो तो मैक्सिमम साइंटिस्ट जो थे वो अपनी जो घरेलू लाइफ थी उसमें कोई ख़ास सुखी नहीं थे वो, क्योंकि उनका ध्यान सारा साइंस की तरफ था। उनका ध्यान इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और ह्यूमैनिटीज़ की तरफ नहीं था, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन थी वो साइंस वाली थी, साइंटिफिक एजुकेशन थी। तो इस तरह से एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हमने क्या सीखा है, हमको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है। मैं किसी सब्जेक्ट की तारीफ़ या बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जैसी एजुकेशन होगी हमारी पर्सनैलिटी तकरीबन वैसी ही बन जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारा आखिरी जो है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लाइफ सिचुएशंस। अब ये तो तुम मानोगे ही कि जो इंसान जैसी लाइफ सिचुएशन में जी रहा होता है और जैसी लाइफ सिचुएशंस उसको मिलती चली जाती हैं, वो इंसान उसी तरह का बनता चला जाता है। ऑब्वियसली उसी तरह का बनेगा जैसे उसके एक्सपीरियंस है, ऐसा तो बनेगा नहीं जो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। तो लाइफ सिचुएशन एक सबसे बड़ा टीचर है हमारा, हमारे अपना एक्सपीरियंस, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो देखो, ये 5 फिज़िकल फैक्टर हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करते हैं। अब हम लिखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। वो कौन कौन से हैं देखें। सबसे पहला है पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारे साथ जो जो पीछे हो चुका है वो हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असर करता है। जैसे कि मान लो कोई बहुत छोटा बच्चा ही है, उसने क्या किया कि सॉकेट में अपनी उंगली घुसाई और उसको ज़बरदस्त करंट लगा। जब तो वो सॉकेट में उंगली घुसा रहा था उसको एक्सपीरियंस नहीं था कि यहाँ से करंट लगेगा, लेकिन जब उसको करंट लग गया उसके बाद वो सॉकेट में कभी भी पास जाके भी नहीं देखेगा। पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, इमोशन आ गया, उसका साइको बन गई कि ये एक ख़तरनाक चीज़ है, इसको मैं हाथ ना लगाऊं। जैसे कि हम आमतौर पे कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। दूध का जला मतलब उबलता दूध अगर किसी पे बाई चांस गिर जाए तो वो अगर छाछ क्या होती है, लस्सी, ठंडी लस्सी को भी देखे तो उसको एकदम से दूध याद आ जाता है कि ये वही तो नहीं है कहीं। तो वो उसको भी बहुत आराम से पहले हाथ लगा के देखता है कि ये उबलते हुए दूध की तरह गर्म तो नहीं है, मुझे ये स्कार्ड या बर्न तो नहीं दे देगा। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारी साइको को सेट करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे कि लाइफ सिचुएशन में हमने बात ही की थी। अगला हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है ड्रीम्स एंड एम्बिशंस।
ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। हमारे सपने क्या हैं, अपनी लाइफ को लेके हमारे एम्बिशन क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है कि हमारी साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी कैसे होगी, हमारी पर्सनैलिटी कैसी शेपअप होगी। अगर कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, ड्रीम है उसका, तो वो जिम में जाएगा, अपने मसल्स को बना लेगा बहुत अच्छा, उसकी पर्सनैलिटी अलग नज़र आएगी। अगर कोई गायक है तो वो गाने की प्रैक्टिस करेगा, अपने हुनर को और निखारेगा, वो घर में रहेगा, ज़्यादा मूव नहीं करेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी उस टाइप की बन जाएगी। तुमने देखा होगा बड़ी एज के मैक्सिमम जो बड़े बड़े गायक हैं, कुछ एक को छोड़ के, या आर्टिस्ट जो कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो थोड़े बल्कि ही होते हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम रियाज जो टाइम जाता है वो बैठ के होता है, जो भी उन्होंने करना होता है। लेकिन अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो वो उस तरह, अगर कोई फ़ौजी है, फ़ौजी बनना चाहेगा तो वो अपनी पूरी फिज़ीक को ध्यान में रखेगा, मसल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो इस तरह से ड्रीम्स और एम्बिशंस हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं। और उसके बाद है तीसरा, सेल्फ इमेज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक ही है, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। मतलब ये कि कई बार एक बहुत ही नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान भी इस तरह से कॉन्फिडेंट होता है कि हमें लगता है कि अच्छा ये तो अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा है, हम ऐसा सोच लेते हैं। और कई बार एक गुड लुकिंग पर्सन भी अपने आप को जब उतना अच्छा, उतना चेयरफुल पर्सनैलिटी नहीं समझ पाता, तो उसका कॉन्फिडेंस लो रहता है, बात करने में झिझकता है, सबके सामने स्टेज पे आने से डरता है कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वो खुद अपने बारे में क्लियर नहीं होता, उसकी सेल्फ इमेज उसके दिमाग में प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होती। यानी सेल्फ अवेयरनेस का तो अभाव था ही, सेल्फ इमेज भी उसकी उतनी अच्छी नहीं बन पाई। मतलब ये कि जब हम शीशे में अपने आप को देखते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को देखते हैं, तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? क्या हम इनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं? तो यही है सेल्फ इमेज, और इसके प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ते हैं। पर्सनैलिटी सिर्फ आउटलुक ही नहीं होती, पर्सनैलिटी ये भी होती है कि हम बात किस तरह करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, हम सबके सामने आने से शर्माते हैं कि नहीं, हम क्या कम्युनिकेट किसी से आराम से कर पाते हैं, या हमें लगता है कि नहीं मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सेल्फ इमेजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्ले करता है इस बात पे कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। और ये साइकोलॉजिकल है, ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल है, हम सोच रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी इमेज के बारे में खुद। और लास्ट है हमारी मॉरल वैल्यूज़। तो मॉरल वैल्यूज़ तो हम जानते ही हैं कि नैतिक मूल्य, नैतिक कदरें कीमतें हमारी जैसी होंगी, हमारी पर्सनैलिटी उसी तरह पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगी। अगर हम सच्चाई के साथ सच बोल के चलने वाले इंसान हैं तो हम उस तरह बिहेव करेंगे। अगर हम सोचते हैं कि नहीं सच बोल के कुछ नहीं होने वाला, हर जगह झूठ बोल के काम चला लो, बहानेबाजी कर लो, तो हम उस तरह से चलेंगे और औरों के लिए भी हमारी पर्सनैलिटी वैसी ही हो जाएगी। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये फिज़िकल एंड सोशल फैक्टर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसे लिख लो और याद करो। इसको इसी तरह डायग्राम बना के लिख लो चाहे, लेकिन ये याद रखना कि फिज़िकल कौन से हैं और साइकोलॉजिकल कौन से हैं। क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में अभी इतना ही करवाऊँगा, उसके बाद हम अगले वीडियो में इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।